नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ, जो इस समय बिहार में ही है, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार वो जमीनी जो एक फीडबैक होता है उसको लेने के लिए अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जो रिपोर्ट नीचे से आती है उसी को हम मानते हैं कि कोई भी रिपोर्टर या सीनियर पर्सन पल्स को जानता है, पहचानता है कि एक्चुअल में पल्स क्या है। तो आज हम, जबकि पहले दौर के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का बस 2 दिन बचा है, यानी 3 नवंबर और 4 नवंबर। 4 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा इस चरण का। तो उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो 120-21 सीटों के लिए मतदान होना है, यहाँ के लोगों का दिल किस तरह धड़क रहा है। अभी तक जितने लोगों से उनकी बातचीत हुई है, उसका नतीजा वो क्या निकालते हैं, जिस्ट क्या निकालते हैं। अलग अलग मुद्दे हैं, उन पर जरा उनकी थाह लेने की कोशिश करेंगे। धीरेन जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी और दर्शकों को भी तमाम। धीरेन जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे गए हैं, बहुत सारी महिलाओं के खाते में चला गया है, कुछ के खाते में नहीं जा पाया, अधिसूचना जारी हो गई थी, तो शायद बाद में जाएगा। इसका कितना असर आप महिलाओं के ऊपर देख रहे हैं? अगर हम लोग महिलाओं के 10,000 रुपए खाते वाली बात करें तो इसने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की योजना मुझे लगता है चूंकि किसी दायरे में नहीं थी और उसके पास ये राइट था कि वो इसका ऐलान करे, महिलाओं के लिए दे, तो जितने बड़े लेवल पर ये पहुंची है, इसने एक बड़ा ही मतलब नीतीश कुमार की जो छवि वैसे ही महिलाओं की सहभागिता में बहुत आगे ले जाने की रही है, लेकिन इसने तो एक उससे पहले जो कहते हैं कैटलिस्ट का काम किया। एक समीकरण चल रही थी, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण में बिहार वाकई कई बड़े विकसित राज्यों के हमारे मुकाबला करता है। यहाँ महिलाओं को जिस तरह से अंदर से निकालकर बिल्कुल गहराई में धसी हुई उनको बाहर निकाल के आगे तक ले जाने का काम जो किया गया है, उसमें ये एक कैटलिस्ट था। यानी पहले से एक रिएक्शन थी, उस रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में एक कैटलिस्ट ऐड होता है और फिर रिएक्शंस और फास्टर हो जाती है। तो ये फास्ट हुई। इसने क्या किया, इस रिएक्शन ने कम से कम बिहार की महिलाओं के अंदर एक ट्रस्ट दिया। जनरली क्या है कि ट्रस्ट डेफिसिट झेलती हैं सरकारें, इस पूरे उसमें महिलाओं को एक बड़ा वो है। तो और जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, जो पब्लिक मीटिंग है, आज के पब्लिक मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि इतनी जबरदस्त संख्या होती है महिलाओं की, जो ये बताती है कि वो योजना क्या कर रही है, उस योजना से क्या मिल रहा है और बदले में वो इस पूरे नेतृत्व को क्या दे रही हैं। रोड शो में महिलाएं, आप देख रहे होंगे, पूरा जो भी दर्शक ने रोड शो देखा होगा कि किस तरह से ऊपर घरों की बालकनी से लेके नीचे लाइन तक लगी हुई महिलाओं का, उनका जोश देख के, मतलब देखिए, ये बहुत बार होता है भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी बहुत बड़ी है तो पैसा झोंक सकते हैं, आप सड़कों पे झोंक सकते हैं, लेकिन पैसे से आई हुई भीड़ का उत्साह अलग होता है, उसका एक अंदाज अलग होता है। आपको ये भीड़ दिखाई देगी कि महिलाओं से, अगर सिर्फ महिलाओं का वोट होगा तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये महिलाओं का वोट लगभग 60 to 70% चला जाएगा इस गठबंधन को। महिलाओं का वोट इस लेवल पर है, महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 2010 से बिहार का चुनाव, मैं ये कहते हुए बिल्कुल हिचक नहीं रहा हूं कि बिहार का चुनाव 2010 से महिला नेविगेट कर रही हैं। किसको वो बैठाती हैं यहाँ विधानसभा में, किसको गद्दी पर बैठा रही हैं, ये बिहार राज्य की महिलाएं डोमिनेट कर रही हैं।
वो नेविगेट कर रही हैं बहुत बड़े लेवल पर। तो ये मुझे लगता है कि बहुत मेरे लिए बिहार, हमेशा लोग कहते हैं कि बिहार में राजनीतिक प्रयोगशाला है, तो मैं फिर ये मान लूँगा कि हाँ, इस वक़्त जो काऊ बेल्ट है, उसमें जहाँ महिलाओं की स्थिति हमेशा से एक डोमेस्टिक सोसाइटी में जैसा होती है, मेल डोमेस्टिक सोसाइटी में, उस दर्जे में रहती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक असंभव काम किया है। और मैं आपको बताऊँ सर कि मैं जितनी रैलियों में जाता हूँ, जितनी जगह पर जाता हूँ, जितनी सड़कों पर जाता हूँ, अद्भुत उनका समर। वो कहती हैं कि जो खाएगा, जिसने खिलाया है उससे मुँह कैसे छिपाएँगे। मतलब एक अद्भुत चेंज आपको दिखता है। ये देखिए अलग बात है कि समीकरण क्या बैठते हैं, जातीय समीकरण क्या होगा, लेकिन जो महिलाएँ हैं, उनसे अगर आप पूछते हैं, तो वो एक तरफ़ा ये बताती है और ज़्यादातर संख्या को मिल गया, पैसा मिल गया है। तो जब आपको पैसा मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है और 10,000 रुपया कम से कम इस ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी रकम है। ये एक बड़ा वो है जो अंदर संबल देती है। जैसे मैं बहुत सारी महिलाओं से पूछ रहा था कि आपके पति ने तो नहीं ले लिया? छपरा में पूछा। क्योंकि एक वीडियो आपको चल रहा था कि मैं लाठी बजा के बजा दूँगा उसको, जब से 10,000 रुपए आया है, घर के अंदर बड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो वो मैंने उससे पूछा, मतलब यंग बच्चियाँ थी, जिनकी शादी हुई होगी तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे खाते में ले ही नहीं सकता, जब तक हमारी मर्ज़ी ना हो। तो ये कॉन्फिडेंस आप ये सोच के देखिए, ये कॉन्फिडेंस 20 सालों के अंदर के बिहार का है। और मैं महिलाओं के संदर्भ में सिर्फ ये कह सकता हूँ, आगे आपके सवाल से पहले, कि बिहार में महिलाओं की एक साइकी बदल दी, उनकी स्थिति बदल दी और उनके अंदर जिस तरह का जबरदस्त आत्मविश्वास किया है, ये वाक़ई एक चमत्कारिक काम है, राजनीति से अलग करने का काम है। आज मेरी भाऊ तोरसेकर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया, मुझे भी याद आ गया कि जब 2005 में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने स्कूल जाने वाली बालिकाओं को साइकिलें दी थी और आज उन बालिकाओं की उम्र 30 प्लस हो रही है। अब उनको 10,000 रुपए ये सीधे मिल रहे हैं और आगे के लिए भी आश्वस्ति है कि 1,90,000 रुपया उनको और मिल सकता है अगर वो अपना रोजगार शुरू करें या कुछ खुद मुख्तियारी करें, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहें। क्या ये गेम चेंजर है बिहार की राजनीति में? देखिए मैं दरअसल क्या करता हूँ कि जब भी चुनाव में कवरेज में जाता हूँ या नॉर्मली भी कभी रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मैं अपने आसपास के लोगों से भी बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ कि भाई जैसे मेरा ड्राइवर था, तो मैं उससे पूछ रहा था, चूँकि बदला हुआ हर बार 2-3 ड्राइवर इस यात्रा में मेरे साथ रह चुके और ये भी अद्भुत बात है कि तीनों ही वो यादव जाति से थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था, जैसे एक युवा से मैंने पूछा जो था, उसने कहा कि साहब आप बिहार में अगर साइकिल चलाती बच्चियों को देख रहे हैं, लड़कियों को, तो ये एक बड़ी बात है। तो उसने वहाँ से शुरू किया। उसके बाद वो दूसरी चीज़ ये है कि जो 50% जो रिज़र्वेशंस उसमें हुए, जो पंचायत में जो टर्सरी जो लेयर है, जो डेमोक्रेसी की, वहाँ के अंदर से उनको कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। यहाँ प्रधानपति और उस सब चीज़ों से मुक्ति हासिल की। उसके अंदर ये हौसला आया कि वो चला सकती है। वो आज एक बड़े लेवल पे आ चुका। तो ये एक गेम चेंजर था। 2010 में ये गेम कर चुका। ये इसलिए ये कहना कि बोले 2015 में ये नीतीश के साथ गया, क्योंकि नीतीश के जाति इतने ज्यादा, हम लोग हर पत्रकार और तमाम लोग जाति पर बात करते हैं कि ये जाति से चलता है, बिहार में जाति है। लेकिन नीतीश कुमार उसी जाति के नैरेटिव को अकेला शख्स तोड़ देता है, क्योंकि 2.5% की आबादी है जिस आबादी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ के सहयोगी को अगर हम लोग कहें कि जैसे जोड़ के कहते हैं कुर्मी कोयरी, तो 5% भी नहीं होते। अगर आप इस तरह के नेता को 20 साल से राज करते हुए देखते हैं, तो ये एक बड़ा नैरेटिव बताता है कि उन्होंने जातीय दायरे को तोड़ा है। तो पुरुषों को तो मैं नहीं देखता हूं ज्यादातर जगह पर, वो तो वही कह रहे हैं। जैसे मैं जितने भी आज, तो बल्कि मुझे लगता है कि मैं 8-10 गांव में घूमा और ये भी लक है कि सब हम आरजेडी के समर्थक और खासतौर से तेजस्वी जी के जाति से मिले, तो उनमें से कोई टूटन नहीं है, कोई नहीं। तो इसका मतलब जो वोट बैंक टूटा है, जो बना है,
वो जातीय आधारों को तोड़ के महिलाओं का वोट बैंक है, उसने ये बदल दिया है। इसीलिए ये बदलेगा नहीं, वो बदल चुकी हैं। 2010 में इतनी ताकत दी गई थी, तो वो कैसे आई थी? वो इसीलिए आई थी कि इन लोगों ने 206 के करीब सीटें जीती थी, जो अद्भुत था। इस बिहार की राजनीति में वो जातीय दायरों को तोड़ने वाले लीडर अगर नीतीश कुमार हैं, तो उसके पीछे उनकी महिलाओं को दी गई योजनाएं हैं। हर एक लाइफ में उनको पैदा होने से लेके आखिर तक हर एक में महिलाओं को पूरी सुविधाएं हैं, और उसी को प्रधानमंत्री गिन भी रहे थे कि किस तरह से हर एक महिला को इतना जो सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है, सरकार उनको खड़ा करने का प्रयास कर रही है, उसको उन्होंने गिना। तो मुझे ये कहने में हिचक नहीं कि ये अभी गेम चेंजर नहीं है, ये लगातार गेम चेंजर रहा है। जी, मैं एक ये जानना चाहता हूँ, ये बात कही जा रही है कि जो टसलबाजी चली है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, खास तौर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो नहीं हो, कांग्रेस अनमनी रही है कि तेजस्वी को ही घोषित किया जाए कि नहीं किया जाए, या बिना चेहरे के जाया जाए। और आज प्रधानमंत्री ने किसी रैली में कह दिया कि जो एक दिन पहले घोषणा पत्र से और सूची वगैरह जारी करने से और ये चेहरा घोषित करने से एक दिन पहले बंद कमरे में आरजेडी ने एक तरीके से कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख दिया और जबरन उनसे सीएम चेहरे का घोषणा करवाया गया है। तो क्या तेजस्वी और राहुल गांधी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ इस तरह के बयान जानबूझ करके दे रहे हैं जिससे तेजस्वी का खेल खराब हो। देखिए, एक बात बड़े इंटरेस्टिंग तरीके पर है जिसको मैं अभी अपलोड नहीं कर पाया। मैं मेरे यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था, तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि तेजस्वी को जानबूझ के राहुल गांधी बिल्कुल इतनी कमजोर स्थिति में ला देना चाहते हैं ताकि 2029 के चुनाव में आरजेडी बड़ा लोकसभा का चंक मांगने की स्थिति में ना रहे, या कांग्रेस को कम चंक ना मिले। वो इस स्थिति में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार, तेजस्वी ने होल हार्टेडली फुली अपने आप को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का जब उम्मीदवार बता रहे थे, प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि वो एक नेचुरल आइडिया के साथ वहां बैठे थे। लेकिन राहुल गांधी, जिनको मालूम है कि वो बिहार में तेजस्वी की पीठ पर या तेजस्वी के सहारे ही एंटर कर पा रहे हैं, वरना बिहार में शायद जो जमानत जब्ती के रिकॉर्ड है वो सारे तोड़ दे कांग्रेस। इसके बावजूद भी उन्होंने उनको घोषित नहीं किया, और लास्ट तक आप देखेंगे कि वो मजबूरी थी, चूंकि जब उन्होंने बंद कर दिया, उसी का जिक्र कर रहे थे वो, रिप्रेजेंटेशन वर्ड का इस्तेमाल, अगर मैं कहूँगा प्रतीकों के शब्दों का मतलब वो कर रहे थे, उपमा में वो बात कर रहे थे कि गट्टा रखे, क्योंकि उसने बंद कर दिया जाना, उसने बाहर जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है, तेजस्वी को अच्छे से मालूम है कि वो एक भी बार बाहर ना निकले, वो घर से बाहर ना निकले। तो जो उनका वोट बैंक है, जो कास्ट के आधार पर और मुस्लिम यादव समीकरण पे से है, उसमें से एक वोट नहीं कटेगा, उनको ये मालूम है। तो लिहाजा वो बैठ गए, और जब वो बैठ गए तो कांग्रेस की मजबूरी होगी। न केवल अल्लाह वरू का रोल कम किया गया, आपने अविनाश पांडे को देखा, आपने अजय माकन को देखा, अशोक गहलोत को देखा, यानी हुज एंड हु जिसको कांग्रेस में अब कह सकते हैं, क्योंकि वो बाकी तो वो कहाँ बिला गए ये समझ में नहीं आ रहा। उनके लीडरशिप का बड़ा हिस्सा वहां आपने देखा, वो आए, बाकायदा अनाउंस किया गया। तो इसीलिए प्रधानमंत्री उसी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये अब बहुत, हालांकि वो साथ में रैलियां कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक खटास आ जाती है, क्योंकि उनका समर्थक जो है, खासतौर से आरजेडी का है, वो ये कह रहा था कि ये अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हैं। हालांकि आज जब मैंने देखा जाके बाहर अलग अलग जगह पर, जैसे विक्रम सीट में आपको बता देता हूँ, पटना की सीट है, विक्रम सीट है, वहां अगर देखेंगे तो वहां उन्होंने, जिस गांव में मैं था, वो 8-10 लोग बुजुर्गों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि हमारा उम्मीदवार जो है, जातिवाद की कोई बात नहीं, हम हमारा भूमिहार उम्मीदवार है उसको दे रहे हैं।
तो ये जो दूरी है वो ज़रूर थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब लड़ाई होती है तो बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से वो मालूम है मुझे और नहीं तुझे ठोर नहीं। ये एक कहानी वहाँ इस समय चल रही है, इसीलिए फ्रिक्शन दिख भी रहा है, लेकिन वोटों पर कितना फ़र्क पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सीमांचल में बहुत असर डालेंगी। जी। तो ये मैसेज तो गया है ना कहीं कि राहुल गांधी और प्रियंका या मल्लिकार्जुन खड़गे, जो टॉप लीडरशिप मानी जा रही है इस समय कांग्रेस की, वो पूरे मन से, या जैसे कहते हैं ना कि पूरी ताकत झोंक करके चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल औपचारिकता निभाने के लिए आ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी आते हैं, ठीक है, सभा को भी जाकर संबोधित करते हैं, लेकिन किसी तालाब में मछली पकड़ने के लिए कूद जाते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। क्या इससे ये नहीं मैसेज जाता है कि बहुत नॉन सीरियस हैं और एक पिकनिक की तरह, या जैसे मनोरंजन करने आ रहे हों, राजनीति को जैसे सीरियस मैटर ही मानने को तैयार ना हो, कुछ उस अंदाज में वो बिहार आ जा रहे हैं? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि चूँकि उनके बहुत स्टेक यहाँ नहीं है, उनको लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और रीजनल पार्टी अब कांग्रेस के पास है। ये बात लालू प्रसाद यादव के लिए भी उन्होंने इस्तेमाल की कांग्रेस ने, कि उनको इस लेवल पर लाया गया कि वो आखिर में कांग्रेस के आगे समर्पण कर दें। कुछ उसी तरह की स्ट्रैटेजी इस मसले में भी राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार अपना रहे हैं। रही बात कि उनके जो भाई-बहन हैं, वो है, आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी का बिहार से किस तरह का रिलेशन हो सकता है? क्या वो कभी प्रभारी के तौर पर या उन्होंने इस चुनाव से अलग कभी दौरा किया हो? कभी कोई चीज़ या सब चीज़ें हो? दरअसल ये प्रतीक भी ख़ास तौर से राजनीति में बहुत मायने रखते हैं जब आप उनके साथ कनेक्ट करते हो। वो आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो तमाम लोग वो अगर आप उनके भाषणों के पीछे से वो शब्द हटा दिए जाएँ, जो राज्य को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो उनके पास कोई कल्चरल अटैचमेंट नहीं होता। जैसे आप देखिए भिखारी ठाकुर का जब प्रधानमंत्री मोदी ज़िक्र करते हैं छपरा में, तो उनको मालूम है कुँवर सिंह को जो है, बलिदानी को कहाँ याद करना है। उनको ये मालूम है कि कहाँ कौन-सा मुद्दा उठाया जाना है। वो इसलिए है चूँकि वो इंटरैक्ट करते हैं, उन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। कम से कम मैं ये मानता हूँ एज़ ए जर्नलिस्ट, बाकी तो हर आदमी अपने आप से सोच सकता है कि कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से तो ज़्यादा ही व्यस्त होंगे। भाई उनको इतना तो मालूम होगा कि उनके पास फाइलें भी साइन करने की होंगी। अगर मुझे नहीं लगता कि लैटिन अमेरिकन देशों की फाइलें जो हैं राहुल गांधी को साइन करनी होती होंगी, कि वो बहुत व्यस्त रहते होंगे। दरअसल आपको जो एक बड़ा तरीका होता है पॉलिटिक्स, इसीलिए कहा जाता है कि 24 घंटे पॉलिटिक्स होती है, कहीं फुल टाइम पॉलिटिक्स होती है। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में उन दोनों भाई-बहनों को, मतलब प्रियंका जी और राहुल को, इसलिए पीछे छोड़ते दिखते हैं क्योंकि जब वो पूरे समय वो राजनीतिक उन सब चीज़ों को, उन समीकरणों को देखते हैं और उसके बाद उसका इस्त उसका इस्तेमाल अपने प्रतीकों में करते हैं। जी। अच्छा, लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ठीक है भई, 2-3 दिन मौसम बहुत अच्छा नहीं रहा है और हेलीकॉप्टर जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाए, बल्कि योगी जी का भी 1 दिन का दौरा मेरे विचार से रद्द हुआ है कि मौसम खराब के चलते। लेकिन इसके बावजूद नीतीश बाबू बाई रोड निकलते हैं, 300-300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, लोगों के बीच पहुँचते हैं, सभाओं को भी संबोधित करते हैं, अपने प्रत्याशियों का हौसला बुलंद करते हैं, उनको जिताने की अपील करते हैं, मुद्दे लोगों के सामने रखते हैं। तेजस्वी यादव पटना से बाहर ही नहीं निकलते और मोबाइल फ़ोन पर बैठ कर के जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भई मुझे माफ़ करना, मैं आना तो चाह रहा था, पर हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया, तो मैं आप तक नहीं पहुँच पाया। कहाँ 74 साल के नीतीश बाबू और कहाँ 35 साल के तेजस्वी। तो कहीं जिजीविषा, कहीं इच्छा शक्ति, कहीं राजनीतिक अनुभव, ये सब चीज़ें भी अ, आड़े आ रही हैं तेजस्वी के, या कुछ उनके सलाहकार ऐसे नहीं हैं, जो उनको बताएँ कि भई अगर बारिश में भीगना भी पड़े, आपकी ऐसी वीडियो भी लोगों के सामने आए, तो वो चीज़ें भी अंतर कर देती हैं कई बार। हमने तो शरद पवार जैसे
उम्र-दराज आदमी को बारिश में भीगते हुए भाषण करते हुए देखा है। तो ये चीज़ें जो हैं अंतर नहीं कर रही हैं इस चुनाव में। देखिए, दरअसल यहाँ बहुत ही पोलराइज़्ड इलेक्शन है। अगर मैंने कहा कि अगर जो जातीय आधार पर बनी हुई पार्टियाँ होती हैं, उनका वोट बैंक जो जाति का होता है, वो 99% जब तक कि आप बहुत ही बड़ी कोई मिस्टेक्स ना कर दो, जो इतनी बड़ी ब्लंडर हो कि जिसका कोई रिप्लेसमेंट ना हो, तब तक वो वोट चेंज नहीं होता। उसी तरह से अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स वोटर की मजबूरी है। आज भी असदुद्दीन ओवैसी उनका बहुत बड़ा स्थापन्य के तौर पर यहाँ दिखाई नहीं देते, सीमांचल के कुछ कुछ सीट्स को छोड़ दें तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो नहीं भी जाएँगे, रैली नहीं संबोधित करेंगे, तो आप उनके समर्थकों से पूछेंगे तो वो बता देंगे। हाँ, जो स्विंग वोटर है, जो कुछ परसेंटेज है, जो तारीख करता है, मुझे शक है कि बिहार में वो स्विंग वोटर जो है तेजस्वी की तरफ इस उम्मीद से देख रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा चेंज लाने की घोषणा उसके बाद करेंगे या कन्विंसिंग। हालाँकि आज पूरे दिन वो अपने भाई की सीट पर उनके खिलाफ भी प्रचार करने पहुंचे। तो चला, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बात से बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ इत्तेफ़ाक कि भई उनके वो अगर नहीं जा रहे हैं तो उनके लोग खिन्न होंगे। उनको मालूम है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही सटीक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मैंने आज ही देखा है। मनेर के पास के रात से गुजरते हुए अचानक मैंने गाड़ी रोकी। मैंने मेरे कैमरामैन से कहा कि ये बर्ड आई व्यू की तरह लो, क्योंकि ये बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, जो ये नया स्ट्रक्चर है, ये तो बिल्कुल एकदम इस तरह सा है जैसे हमने ग्रेटर नोएडा में देखा है या गुड़गांव में देखा है। दूर तक बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं बहुत ही। तो पता चला कि वो सरकारी एक वहाँ जो है इंडस्ट्रियल वो बनाया जा रहा है सिकंदरपुर में। और उसके तुरंत बाद फिर मैं चला गया सामने उसके सिकंदरपुर में, मैं अंदर चला गया क्योंकि विजुअल बहुत अच्छा था। वहाँ सामने बैठे हुए कुछ लोगों से बातचीत करनी शुरू की। तो आप ये जान के हैरान होंगे कि उन लोगों ने ज़्यादातर ने ये कह दिया साफ तौर पे कि साहब ये जो है बिल्डिंग्स का हमको कोई फ़ायदा नहीं। वो जो दुकानों के मालिक थे, वो दुकानें इसलिए खुली थी क्योंकि वहाँ और कोई आबादी नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो इसलिए वहाँ खुली हुई है क्योंकि जो अंदर हज़ारों की भीड़ काम कर रही है, जो मज़दूर हैं वो ग्रोसरीज़ लेते हैं, वो सब्ज़ी लेते हैं, वो नाई के पास हैं, वो अलग तरीका जो भी सामान वहाँ होता है, कपड़े, वो सब के लिए इसीलिए वो खुले हुए अस्थायी शेड्स थे जिनको परमानेंट में बदल दें। आप ये सोचिए कि वो लोग मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने कहा कि इस विकास का हमारे लिए कोई मतलब नहीं। मैंने कहा क्या ये होना नहीं चाहिए? कह रहे कि बिल्कुल नहीं, इसके होने से हमें नुकसान है क्योंकि हम फसल नहीं बो पा रहे। तो मैंने कहा ये ज़मीनें ली गई हैं, ये तो आपकी होंगी, ये तो विकास बताती हैं, महँगा लिया होगा। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये पहले 2 लाख रुपए कट्टा गया था, फिर बाद में 4, जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो 4,40,000 रुपया कट्टा हुआ। तो हमने कहा ठीक है, तो इससे पहले कितना पैसा लिया जा रहा था? तो उन्होंने कहा दिया जा रहा था, ज़मीन का रेट क्या था? तो उन्होंने कहा कौड़ियों के भाव। वो खुद ही बोल रहे हैं, अपनी चीज़ को बता रहे हैं कि वो कौड़ियों के भाव था। तो मैंने कहा फिर तो 4,40,000 रुपया कट्टा आपको फायदा हुआ ना भाई उसमें, तो पैसे पैसे तो मिले हैं ना। तो उन्होंने कहा पैसे तो उड़ गए, तो सरकार ने इस तरह क्यों किया? मतलब आप ये सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमको पैसा दिया उड़ाने के लिए, सरकार की गलती है। तो ये इतने ज्यादा जो डीवीसी चुनाव होता है, मुझे नहीं लगता कि वहां बहुत ज्यादा इस तरह का फर्क पड़ता होगा, क्योंकि जहां भी हम लोग गए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बहुत सारों ने कहा कि हम जाति नहीं मानते। जैसे मैं फिर पूछता था कि भाई आप अपनी जाति बताओ, मैं स्क्रीन पर माइक पे ही पूछ लेता हूँ। तो फिर वो कहने लगते थे कि नहीं साहब यहाँ जातिवाद नहीं है, बताते थे कि मैं यादव हूँ, फला यादव हूँ, ये हूँ। तो मैंने कहा कि फिर आप, तो कहते थे नहीं साहब वो जातिवाद नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, ये जातिवाद क्यों नहीं है भाई? तो आप ये बताइए। कह रहा हम तो काम को देख के देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी काम नहीं कर रही सरकार? कह रहे नहीं। तो हमने कहा इससे पहले किसी गैर लालू की पार्टी से समर्थित या गैर लालू पार्टी के किसी को वोट किया? कह रहे नहीं, हमने आज तक नहीं किया। तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए जातिगत आधार पर जो स्विंग वोटर है, जो बहुत कम संख्या जो मई समीकरण में होगी, जिसमें डेंट लगता हो इस बात से कि तेजस्वी रैली संबोधित कर रहे या नहीं कर रहे। क्योंकि वो राघोपुर में जब बाढ़ में नहीं गए, जो कि सिर्फ पटना से नदी पार करना है, 5 रुपए में पार हो जाता है। मैं सोचता हूँ, मैं हंस रहा था मेरे कैमरामैन के साथ कि यहाँ रोज सुबह मेरे एक सहयोगी थे उनके साथ, कि रोज जो है सुबह जो आदमी यहाँ का विधायक होगा वो रोज सुबह पटना से गाड़ी से जाके नाश्ता करके रोज आ सकता है वहां
सुबह अपने क्षेत्र के, लेकिन वो कभी नहीं। और आप एक बार कोई गुस्सा नहीं है ना राघोपुर के लोगों में, उनको लगता है कि हमको जिताना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये अंतर ज़रूर बता सकता है कि साहब उनको बूढ़ा कह रहे हो, ये लोग जाते नहीं हैं, लेकिन उसका वोटों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, मैं नहीं मानता हूँ। जी। क्या इस पर किसी तरह का कोई चर्चा, कोई ज़िक्र कि नीतीश बनाम तेजस्वी को जब हम देखते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिए गए, भले ही रस्साकसी के बाद किए गए। ये पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री चले ही आ रहे हैं। इनका काम देखा हुआ है लोगों का। भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, व्यक्तिगत रूप से अपनी 7 पुश्तों के लिए इन्होंने कुछ जमा किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, ऐसा भी नहीं है। वंशवाद का आरोप भी इन पर नहीं लगा है, अभी तक तो नहीं लगा है। इसके अलावा जो लालू जी का परिवार है या लालू जी कन्विक्ट हो चुके हैं, उनके परिवार को भी राउज एवेन्यू कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं कुछ मामलों में। क्या इसको लेकर के भी किसी तरह की कोई चर्चा है कि नीतीश का कोई विकल्प हो सकता है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की किसी ने हमसे इस बात की चर्चा नहीं की है कि करप्शंस को लेके या उसको लेके। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो हज़ारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को ₹1000 का नहीं मान रहे, वो उसको विकास नहीं मान रहे। कई लोगों से जब मैंने ये पूछा कि ये जो सड़क है जिस पे मैं चल के आया हूँ, नहर के किनारे की सड़क, मेन सड़क नहीं, नहर के किनारे की सड़क है, जिसपे एक भी गड्ढा नहीं मिला। पटना से लेके वहां से लेके अगर मैं कहूँ, हम लोग आरा से सहार की तरफ आए, एक बहुत दूर कॉन्स्टेंसी है, क्योंकि यहाँ बहुत दूरी का मतलब होता है समय से। यहाँ किलोमीटर में दूरी ज्यादा नहीं होती कि 80 किलोमीटर में भी यहाँ 2 ढाई घंटे बहुत अच्छा माना जा सकता है। तो उसने उस अच्छी सड़क पर जब मैंने उनसे सवाल किया, चूंकि वो तमाम लोग बैठे थे अपने गांव के बाहर, उजरक गांव था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सड़क तो जो है ना, सड़क बनने से विकास का कोई मतलब नहीं होता, कोई भी सरकार आएगी वो तो सड़क बनाएगी। तो मैंने कहा उससे पहले तो थे नहीं। तो उस पर भी जवाब तैयार था कि उससे पहले बजट नहीं था सर, अब बजट आने लगा सरकारों के पास तो बनने लगी। यानी आप किसी भी करप्शन, किसी भी चीज को, यहाँ मैंने उस उदाहरण को देखा कि अगर आप नेता पर कितना ही आप उसको लाइव में दिखा दो, घूस लेते हुए, बदतमीजी करते हुए, मारते हुए, तो भी जो है स्थानीय जनता पर उसका एक फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ेगी। जैसे कि मैं एक कॉन्स्टेंसी पर था, और उस कॉन्स्टेंसी में मैं उसका नाम आपको अभी बता रहा हूँ, उसमें भाई वीरेंद्र याद होगा आपको, भाई वीरेंद्र यादव, जिसने अभी एक फोन पर पंचायत अधिकारी के साथ जो झगड़ा हुआ था, उसने कहा जानते नहीं हो क्या ये सब, वहां उस बात को बहादुरी मान लिया जाता है, कहा जाता है हमारा नेता। जैसे आप अनंत कुमार सिंह का ही देख लीजिए, अगर आप अनंत कुमार सिंह के उसको समर्थकों को देखोगे तो उनकी नजर में सबसे बेहतर आदमी वही है, उससे बढ़िया आदमी नहीं, उससे सीधा आदमी नहीं, उससे बेहतर आदमी नहीं। तो यहाँ जातीय आधार पर और करप्शन का तो कोई चार्ज नीतीश कुमार के पास नहीं रहा, जबकि हजारों करोड़ के मतलब हर रोज उन्होंने साइन किए। अगर मैं ये कहूँ कि बिहार की अर्थव्यवस्था को इस लेवल पे लाना कि अब उस पर चर्चा होने लगे, वो अब बड़े बड़े वहाँ सेमीकंडक्टर की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रहे हैं। और आप शहरों में चले जाइए, हजारों करोड़ के, ये लाखों करोड़ के सड़कों के टेंडर होंगे। आप सोचिए, जो अच्छे पानी, बिजली, ये सब चीजें हैं, लेकिन कोई करप्शन का उस तरह से कोई चार्ज नहीं है। अगर वो होता तो फिर लालू प्रसाद को वोट नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको उसके वोट आप देखिए, पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, भले ही वो एलजेपी के साथ जो उनका विरोध था, मतलब जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ टकराहट हुई उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड में तो यही लिखा जाएगा ना कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। अच्छा, ये बताइए, सोशल मीडिया में और टेलीविज़न पर तो ख़ैर प्रशांत किशोर छाए रहते हैं, छाए रहे हैं। ज़मीन पर भी कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? और अगर कुछ-कुछ पॉकेट्स में, कुछ-कुछ सीटों पर वो वोट ले जाएँगे तो नुकसान किसका करेंगे? देखिए, बेसिकली जो वोट अगर परेशानी वाले स्थिति में वो डालते हैं तो वो एनडीए को डालेंगे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है और जो एनडीए से, क्योंकि देखिए एनडीए का वोट बैंक मोस्टली,
अगर हम लोग देखते हैं तो वो जातिगत आधार पे नहीं, क्योंकि आप बीजेपी को किस जाति पर आंकोगे? बीजेपी नेशनल पार्टी है तो आप उसका कैंडिडेट के आधार पे जाति देख सकते हो, आप उसकी लीडरशिप के आधार पर जाति नहीं बता सकते। तो ये दिक्कत सब जगह दिखती है। जन सुराज पार्टी का ज्यादातर वोटर वही वोटर है जो फ्लोटिंग, कोई जातीय आधार पर वहां मतलब उनके पास कोई बेस नहीं है। जन सुराज पार्टी के पास भी, प्रशांत किशोर के पास भी कोई उस तरह का बेस नहीं। और मैं अलग अलग जगह पर गया, कहीं तो ऑफिस में आदमी नहीं है, ये कहीं कैंडिडेट ऑफिस में ही बैठा हुआ है। तो आप इस तरह से बहुत ज्यादा, और चूंकि जैसे ही उसने लड़ने से इनकार किया था, मेरा ये मानना है कि जैसे उसने लड़ने से इनकार किया था कि राघोपुर से नहीं लड़ा या और किसी जगह पर जाकर सम्राट चौधरी की सीट पर जाकर चैलेंज नहीं किया, अगर वो ये नहीं कर पाए तो उनकी जनता का मनोबल, उनके समर्थकों का मन वही टूट गया। उनको एहसास हो चला था कि ये चुनाव उनका नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को दांव पर नहीं लगाया। एक ब्रांडिंग वैल्यू सर बनाए पता रखना नहीं, चाहते हैं नेटवर्क आगे के शायद। चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।